द वेव फंक्शन, चैप्टर नंबर 1 और इसका फोर्थ टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। तो पहले हम देखें कि नॉर्मलाइजेशन कहते हैं किसे हैं। और ये श्रोडिंगर इक्वेशन में अगर आप इसको देखें कि सोल्यूशन है हमारे पास साइ श्रोडिंगर इक्वेशन का, तो वो हमें श्रोडिंगर इक्वेशन नॉर्मलाइजेशन के बारे में क्या कहती है। और जिस पार्ट में हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे वो ये होगा कि अगर आप स्टार्टिंग में एक वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर लेते हैं तो क्या वो थ्रू आउट टाइम नॉर्मलाइज रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये आज इस वीडियो में हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन ये है जो सामने लिखी हुई है कि इंटीग्रल ऑफ साई स्क्वायर मस्ट इक्वल टू 1। तो लास्ट लेक्चर में हम कुछ वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी की तरफ मूव हो गए थे, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा कि प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन में हमने देखा था कि अब साई को इंटरप्रेट किया कैसे जाता है। तो साई का स्क्वायर जो मॉडुलस है हम उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक। तो कहीं भी जो लेट से पार्टिकल के पाए जाने की पोजीशन है तो उसकी हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो उसका फॉर्मूला ये होगा कि आप इंटरवल पे उसको इंटीग्रेट करेंगे और किसको इंटीग्रेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। तो नॉर्मलाइजेशन हमें ये बताती है कि आप थ्रू आउट स्पेस पे अगर प्रोबेबिलिटी को इंटीग्रेट करें तो इक्वल टू 1 आना चाहिए। ठीक है। और ये रिक्वायरमेंट हमारे पास कहाँ से आई है। ये रिक्वायरमेंट है कि स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास थ्रू स्पेस प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल टू 1 यानी कि 100% होनी चाहिए। अगर आपके पास ऐसा नहीं है कि आपके पास थ्रू आउट स्पेस जो प्रोबेबिलिटी है वो लेस देन 100% आती है या ग्रेटर देन 100% आती है, तो ये आप इसकी स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते। स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन के लिए ज़रूरी है कि ये प्रोबेबिलिटी जो होगी थ्रू आउट स्पेस वो इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये वन डायमेंशन वेव फंक्शन दिखाया गया है, तो इस वजह से ये जो स्पेस होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्स में, अगर हमारे पास 2 डायमेंशन है तो फिर ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वाई में भी होगा। तो अगर हमारे पास ये है 3 डायमेंशन तो ये हम 3 डायमेंशन 3 इंटीग्रल से कवर करेंगे। तो आइडिया ये है कि थ्रू आउट स्पेस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पे अगर आप इंटीग्रेट करें तो इक्वल टू 1 आना चाहिए। पाए जाने की पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर आप पोजीशन की बात करें तो थ्रू आउट स्पेस 100% होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो पार्टिकल हमारा मौजूद है। अच्छा, मैंने आपको पीछे स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन में आपको ये बताया था कि जो साई हमें हासिल होता है वो श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने से हासिल होता है। तो ये हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो हमारे पास होगा ये वेव फंक्शन जिसे हम कहते हैं साई। तो ये जो हमने कंडीशन इसमें इम्पोज की है, तो इसके बारे में हमें ये क्या कहती है श्रोडिंगर इक्वेशन, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन ने तो इस तरह की कोई बात नहीं की कि आप ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करें कि ये जो जहाँ से साई आपके पास हासिल होगा उसका स्क्वायर एम्पलीट्यूड थ्रू आउट स्पेस इंटीग्रेशन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो आइडिया ये है कि हमारे पास जो अगर साई एक्स ऑफ टी सॉल्यूशन है इस श्रोडिंगर इक्वेशन का, तो हमें श्रोडिंगर इक्वेशन देखिए साफ नजर आ रहा है कि अगर हम साई को के साथ ए को मल्टीप्लाई कर दें कि हमारे पास कोई कांस्टेंट है, तो फिर भी ये जो ए मल्टीप्लाई बाय साई भी श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि साई की जगह पे आप ए साई पुट कर दें तो ये चूंकि पार्शियल इंटीग्रल है, पार्शियल डेरिवेटिव है, तो ए डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। इधर पे देखें पार्शियल डेरिवेटिव है, ए बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से भी ए आप फैक्टर आउट कर सकते हैं। तो दोनों साइड पे ए जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो इस वजह से कि अगर आपके पास साई एक्स ऑफ टी अगर सोल्यूशन है श्रोडिंगर इक्वेशन का, तो इसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन रहेगा। तो इस वजह से श्रोडिंगर इक्वेशन जो होगी इसके साथ भी सेटिस्फाई होगी। तो हम ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ऐसे पूरी करना चाहते हैं कि हम ये करेंगे कि हमारे पास जो साई गिवन होगा जो इसका सोल्यूशन होगा श्रोडिंगर इक्वेशन का, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, और ए वो फाइंड करेंगे जिसमें ये इंटीग्रेशन इक्वल टू 1 आ जाए। ठीक है, ये इंटीग्रेशन इक्वल टू 1 आ जाए। हमने ए साई जो गिवन होगा इस श्रोडिंगर इक्वेशन से हमें हासिल होगा, उस ए साई के साथ हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। और फिर ये ए वो फाइंड करेंगे जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे थ्रू आउट स्पेस जो प्रोबेबिलिटी है
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की इंटीग्रेशन में इक्वल टू 1 आ चाहिए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, कि आप आपके पास जो वेव फंक्शन की वन है उसके साथ ए मल्टीप्लाई करें और ए इस कंडीशन के साथ फाइंड आउट करें कि जो इस कंडीशन को फिल आउट करे, फुलफिल करे इसे। ठीक है, हमने कोर्स में जो प्रीवियस कुछ एक्सरसाइज की हैं उसमें देख चुके हैं कि ये पूरी इंटीग्रेशन कैसे होती है, ए कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो उसको बेसिकली नॉर्मलाइजेशन ही कहते हैं। ठीक है, ए को ऐसे फाइंड करना कि जो हमारे पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अच्छा, फॉर सम सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर इक्वेशन द इंटीग्रल इज इन्फिनिट। तो ऐसे सॉल्यूशन आ सकते हैं जो हमारे पास जिसका अगर आप इंटीग्रल करें, ये वाला इंटीग्रल, ये इंटीग्रल करने देखें यहाँ पे ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन उस पर सेटिस्फाई हो सकती है। लेकिन जब हम इधर देखेंगे कि उसका इंटीग्रल लेने की कोशिश करेंगे कि ये कंडीशन देखेंगे कि फुलफिल होती है नहीं होती, लेकिन वो हो जाएगा इन्फिनिट। ठीक है, या फिर जैसे वेव फंक्शन जीरो है तो उसको भी आप इक्वल टू वन नहीं बना सकते। तो ऐसे जो सॉल्यूशन होंगे हमारे पॉइसन इक्वेशन इक्वेशन को हम इसे कहेंगे नॉन नॉर्मलाइजेबल सॉल्यूशंस। ठीक है, जैसे कि ये दो चीज़ें बताई गई हैं कि एक इंटीग्रल इन्फिनिट हो जाए, एक या फिर आपके पास साइज जीरो आ जाए, जो इसे हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस केस में आप कोई भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये कंडीशन जो होगी फुलफिल नहीं होगी, आप इसको नॉर्मलाइजेबल नहीं बना सकते। तो ये ऐसे इस तरह के सॉल्यूशन होंगे, ये नॉन नॉर्मलाइजेबल सॉल्यूशन होंगे और ये एक्चुअल पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो हमारे पास ये जो इस तरह के सॉल्यूशन होंगे वो फिजिकल सॉल्यूशन नहीं होंगे, हम इसको थ्रो कर देंगे। तो इसकी जो मजीद डिस्कशन हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 देखेंगे कि नॉर्मलाइजेबल सॉल्यूशन और हिल्बर्ट स्पेस हमारे पास बेसिकली क्या है। तो फिजिकल साई कॉरस्पॉन्ड टू स्क्वायर इंटीग्रेबल सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर इक्वेशन। तो फिजिकल साई जैसे मैंने बताया जो एक्चुअल रियलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वेव फंक्शंस, वो वही होंगे जो ये स्क्वायर इंटीग्रेबल होंगे। जो स्क्वायर इंटीग्रेबल हैं यानी कि ये आप उनके स्क्वायर की इंटीग्रेशन कर सकते हैं और वो फाइनाइट है, तो वही फिजिकल हमारे पास साए होंगे। जो जो स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है वो हमारे पास फिजिकल साए फिजिकल पार्टिकल को, फिजिकल रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, हम जो क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे वर्क फंक्शन को नहीं डील करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया श्रोडिंगर इक्वेशन प्रिजर्व द नॉर्मलाइजेशन। तो आप ए साई को अगर ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखेंगे कि श्रोडिंगर इक्वेशन स्टिल जो होगी सेटिस्फाई होगी। लेकिन ये स्टेटमेंट ये कह रही है कि श्रोडिंगर इक्वेशन प्रिजर्व द नॉर्मलाइजेशन। वो इस तरह से कि अगर आप एक मरतबा वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर लेते हैं तो वो वेव फंक्शन इस श्रोडिंगर इक्वेशन के मुताबिक इवॉल्व होता है, तो फिर भी आपके पास जो नॉर्मलाइजेशन होगी वो प्रिजर्व रहेगी। कि ऐसा नहीं होगा कि एक मरतबा आपने वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर दिया फिर वो वेव फंक्शन इस श्रोडिंगर इक्वेशन के अकॉर्डिंगली इवॉल्व होता है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो नॉन नॉर्मलाइज बन जाए। ठीक है, एक मरतबा नॉर्मलाइज करेंगे तो वो थ्रू आउट आपके पास सिस्टम में नॉर्मलाइज रहेगा। तो इसे हम करने जा रहे हैं अब प्रूफ। तो प्रूफ की जिस तरह से है कि अगर आपके पास ये देखें ये अगर आप इसके स्क्वायर इंटीग्रल का वेव फंक्शन का इंटीग्रेशन करें, यही हम इसी को देख रहे थे, यही नॉर्मलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, तो ये जो स्क्वायर इंटीग्रल है अगर ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब है कि थ्रू आउट हमारे पास जो मोशन हो रही है, जो एवोल्यूशन हो रही है सिस्टम की, उसमें एक कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर डी ओवर डी टी की इस पूरे की आप डेरिवेटिव लें और वो इक्वल टू जीरो आए तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ हमारे पास कांस्टेंट है। तो यही होता है ना बेसिक, हमारे पास कांस्टेंट है कि हम किसी भी चीज़ का अगर डेरिवेटिव लें और वो इक्वल टू जीरो आए तो वो बेसिक वो जो चीज़ होगी वो कांस्टेंट होगी। तो इस वजह से हम टाइम डेरिवेटिव इसका अप्लाई करें और देखें कि ये इक्वल टू जीरो आता है नहीं आता। अगर हमारे पास ये टाइम डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आता है तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो ये स्क्वायर इंटीग्रेशन है ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है। तो एक मरतबा अगर आप नॉर्मलाइज कर दें वेव फंक्शन को तो वो थ्रू आउट नॉर्मलाइज जाएगा। तो अब आ जाएं रिग्रेस मैथमेटिक्स पे। तो आप बाहर देख रहे हैं कि ये पूरे इस पे जब आप अप्लाई करें इस डेरिवेटिव को तो डोनी डेरिवेटिव है, लेकिन जैसे आप अंदर जाएंगे तो वेव फंक्शन जो होगा वो है दो
वेरिएबल्स का वेव फंक्शन है, एक है टाइम और दूसरा है पोजीशन। तो हमने सिर्फ टाइम पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है, इस वजह से नीचे अंदर जाके टाइम पे हिट करेगा, वेव फंक्शन के टाइम पे अप्लाई होगा। क्योंकि ये स्क्वायर हमारे पास जो है मॉडुलो स्क्वायर है, तो मॉडुलो स्क्वायर के साथ डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल। तो स्क्वायर जो मॉडुलस होता है वो बेसिकली होता है कॉन्जुगेट ऑफ साई और साई का जो प्रोडक्ट होता है। तो ये कॉन्जुगेट साई आपने लेफ्ट साइड पे रखना है, राइट हैंड साइड पे आपके पास साई होगा। ये डेफिनेशन है हमारे पास मॉडुलो स्क्वायर की। तो ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट एज इट इज सेकंड डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज। ये रही मेरे पास शूटिंग इक्वेशन। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास स्क्वायर है और आयोटा एच कट पार्शियल फाइव और पार्शियल टी माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m, और डबल डेरिवेटिव है साई का विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनटू साई। तो मैं ये जो है, ये जो फैक्टर्स हैं ये मैं हासिल करना चाहता हूँ। ठीक है, ये तो आप आयोटा एच कट को इस तरफ ले आए तो अयोटा डिवाइड हो जाएगा दोनों तरफ। तो जब आप अयोटा को डिवीजन से ऊपर लेके जाते हैं तो आपको अयोटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो इस वजह से माइनस स्क्वायर होता है। ये तो माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस था वो माइनस हो गया। ठीक है, तो अयोटा सीधी बात सीधा अगर आपने याद रखना हो डिवीजन से ऊपर जाएगा नोमिनेटर में, तो माइनस अयोटा आएगा। तो अब अगर आप सिर्फ इसका कॉन्जुगेट ले लें पूरी इक्वेशन का, तो पार्शियल फाइव स्टेरिक और पार्शियल टी, तो कॉन्जुगेट याद रहे कि जो जो इमेजिनरी पार्ट है उनको उनका जो साइन है इन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है आयोटा, तो ये माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस था माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे ये प्लस हो गया। तो इन दोनों एक्सप्रेशन को, पार्शियल फाइव और पार्शियल टी को, और पार्शियल फाइव स्टेरिक और पार्शियल टी को हम इधर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे पार्शियल फाइव और पार्शियल टी की जगह पे ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, साथ था साई स्टेरिक प्लस यहाँ पे पार्शियल फाइव स्टेरिक और पार्शियल टी का एक्सप्रेशन ये वाला आ गया। ठीक है, और साथ हमारे पास साई। तो यहाँ पे आप देखें कि दो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी एक दूसरे से। एक ये है, ठीक है, ये टर्म एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो जाएगी इस टर्म के साथ। ठीक है, आयोटा ओवर एच कट वी फाइव और फाइव स्टेरिक, यहाँ पे है आयोटा ओवर एच कट वी साई स्टेरिक साई। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी, सिर्फ हमारे पास एक ये टर्म रह जाएगी और एक हमारे पास ये टर्म बच जाएगी। तो रिमेनिंग रिजल्ट है हमारे पास अभी तक कि डबल डेरिवेटिव टाइम डेरिवेटिव अगर लें आप फाइव स्क्वायर का, तो इक्वल टू आयोटा एच कट ओवर 2m इंटू दिस। अब हम चलते हैं आगे कि इसको मजीद कितना सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखें डबल डेरिवेटिव है। ठीक, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है दोनों जगहों पे। तो इसको सिंगल डेरिवेटिव में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। वो किस तरह से कि आप पूरे सिंगल डेरिवेटिव नहीं, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे डबल डेरिवेटिव ही है, लेकिन ये 5/5 को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन क्या था, ये एक्सप्रेशन है, कोई बाहर डेरिवेटिव नहीं है। मैं ये करना चाहता हूँ पार्शियल 5 को बाहर एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो ये एक्सप्रेशन है पार्शियल 5 इंटू आयोटा एच का 2m फाइव स्टेरिक पार्शियल 5 और पार्शियल एक्स माइनस फाइव पार्शियल 5 स्टेरिक और पार्शियल एक्स टू 5। तो क्या ये इक्वलेंट है प्रीवियस एक्सप्रेशन से जो हमने ये है? तो इसको दिखाने के लिए मैं ये किया है कि अगर मैं पार्शियल 5 और पार्शियल एक्स को इंडिविजुअल टर्म पे अप्लाई करता हूँ तो ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो ये देखें डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सेकंड एज इट इज। ठीक, और फिर दोबारा नेक्स्ट होगा हमारे पास फर्स्ट एज इट इज सेकंड डेरिवेटिव, तो ये फर्स्ट सिंगल डेरिवेटिव का डबल हो गया। इस तरह आप इस पे अप्लाई कर लें प्रोडक्ट रूल, तो ये होगा फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा सेकंड एज इट इज है, उसके बाद फर्स्ट एज इट इज सेकंड डेरिवेटिव, तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। आप यहाँ पे देख लें कि ये वाली टर्म एग्जैक्टली इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाती है और बाकी आपके पास बच जाता है ये। ठीक है, और ये बिल्कुल यही है आपके पास ये। ठीक, तो आप इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिख सकते हैं। तो ये आप अगर आप पार्शियल एक्स को अप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली ये दोबारा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ये करने से मुझे फ़ायदा ये हुआ कि इंटीग्रेशन करना बहुत आसान हो जाएगी हमारे पास। तो आप यहाँ पे देख लें कि ये पार्शियल एक्स
डेरिवेटिव है और साथ डी एक्स आया हुआ है, तो आप सीधी सीधी इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। आपको पता है कि ये जो इंटीग्रेशन है और जो डेरिवेटिव है एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो ये है हमारे पास डेरिवेटिव और ये एंटाई डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और हमारे पास चूंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी लिमिट्स। लेकिन ये पूरा एज इट इज आ जाएगा, तो ये लिमिट्स आ गई साथ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो हमें पता है कि ये जो कंसीडर कर रहे हैं हम वेव फंक्शंस, ये फिजिकल वेव फंक्शंस हैं, और फिजिकल वेव फंक्शन होते हैं नॉर्मलाइजेबल। और नॉर्मलाइजेबल हमारे पास वो फंक्शन है जो इन्फिनिटी पे डाई डाउन हो जाए, ठीक है। इन्फिनिटी पे डाई डाउन होना इनका ज़रूरी है। हम देखें कि आगे एक फ्री पार्टिकल आएगा, उसमें ये कंडीशन इम्पोज नहीं होगी, लेकिन वो उसके सोल्यूशन नॉर्मलाइजेबल भी नहीं होंगे। लेकिन यहाँ तक अभी आप देखोगे हमारे जो साए हैं वो नॉर्मलाइजेबल हैं, तो ये भी इन्फिनिटी पे डाई डाउन और नेगेटिव इन्फिनिटी पे भी ये जीरो होगा। तो ये डाई डाउन करेंगे फास्टर देन पोलिनोमियल। तो ये रहा हमारे पास ये भी एक्सप्रेशन इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे जीरो, और ये भी एक्सप्रेशन माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी पे जीरो है। तो रिजल्ट हमारा क्या हुआ? रिजल्ट हमारा ये हुआ कि अगर मैं वो इसे जो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग है बेसिक ये कि अगर आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लें और डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो आए, तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन कांस्टेंट है। तो इसका मैंने टाइम डेरिवेटिव लिया था, इसका रिजल्ट आया इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन हमारे पास इंटीग्रेशन है ये इक्वल टू कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मर्तबा अगर आप नॉर्मलाइज कर दें वे फंक्शन को, तो वो नॉर्मलाइज ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर वो चेंज होना शुरू हो जाए तो फिर हमारे पास शूटिंग इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि जो उसका जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट भी इट सेल्फ टाइम डिपेंडेंट बन जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो वो सिर्फ वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो भी फंक्शन ऑफ ए बन जाएगा। तो इस वजह से इसलिए हमारी जो शूटिंग इक्वेशन भी उस पर सेटिस्फाई नहीं होगी। तो कांस्टेंट था तभी हमारे पास वो डेरिवेटिव से बाहर आ सका था। तो जो मैंने अभी बात की, मस्ट गो टू जीरो एज एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो आखिर में वही बात जो मैं पहले बता चुका हूँ, इफ साई इज नॉर्मलाइज्ड एट टी टाइम जीरो, इट स्टेज नॉर्मलाइज्ड थ्रू आउट एवोल्यूशन, ठीक है। तो अब शूटिंग इक्वेशन उस पर हो, वो उसकी एवोल्यूशन हो शूटिंग इक्वेशन के मुताबिक, तो वो नॉर्मलाइज रहेगा हमारे पास। तो अभी तक हमने इसमें वीडियो में हमें दो चीज़ें देखी कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, और क्या नॉर्मलाइजेशन टाइम का जो कांस्टेंट है, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, वो टाइम डिपेंडेंट है या नहीं है। तो उसका आंसर था कि वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है। आप एक मरतबा वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर दें, वो थ्रू आउट नॉर्मलाइज रहेगा।